वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 9 का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब ये लास्ट लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। पहले सब थियरी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद सब प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मैच द पेयर दिया है। तो कॉलम 1 में आपको दिख रहा होगा नेगेटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, जीरो एक्सेलेरेशन दिया है। उसके बाद कॉलम में क्या दिया है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज ये दिया है। और कॉलम 3 में क्या दिया है, हमें जस्ट एग्जाम्पल दिए है। ठीक है, तो हमें पता है अभी नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब क्या रहता है, वहाँ क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती रहती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो निगेटिव एक्सेलेरेशन में क्या होता है, निगेटिव डिक्रीज हो सकती है वेलोसिटी। तो निगेटिव एक्सेलेरेशन का कॉलम 2 में कौन सा आ जाएगा, तो सेकंड वाला जो रहेगा रो, जो वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ये निगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए आया जाएगा। और कॉलम 3 में से कौन सा आ जाएगा, कॉलम 3 में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कहाँ हो रही है, देखिए ये देखिए थर्ड वाले में देखिए, अ व्हीकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड एंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। तो एक वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और 5 सेकंड के बाद वो रुक रही है। मतलब पहली वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर वेलोसिटी कम हुई, मतलब डिक्रीज हुई, तो निगेटिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो निगेटिव एक्सेलेरेशन का के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलेरेशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। और थर्ड वाला, अ व्हीकल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। अब उसके बाद देखिए पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आपको पता है यहाँ क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज क्या है, थर्ड वाले में देखिए कॉलम 2 में। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का क्या आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। और इसका कॉलम 3 में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला देखिए, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर आवर इन 10 सेकंड। तो एक कार थी, वो पहले क्या थी, रेस्ट में थी। उसके बाद क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, उन 10 सेकंड में जा रही है। तो रेस्ट से वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। उसके बाद क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। और थर्ड कॉलम में से क्या आ जाएगा, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखते हैं, जीरो एक्सेलेरेशन। तो जीरो एक्सेलेरेशन में हमें पता है यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती रहती है, ये वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट ही रहती है। तो इसमें कॉलम 2 में से कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और कॉलम 3 में से कौन सा आ जाएगा, जो सेकंड वाला एग्जांपल है देखिए, व्हीकल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो एक व्हीकल 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप फाइनल आंसर क्या बोल सकते हैं, जीरो एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। और कॉलम थर्ड में से क्या आ जाएगा, व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्लासीफाई द डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट दिया है। तो ये हमने ऑलरेडी सभी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। डिस्टेंस, इसका डिफरेंस लिखने के लिए पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या रहता है, इट इज द लेंथ ऑफ ये क्या रहता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हैं उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। इट इज क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। और सेकंड डिफरेंस बता सकते हैं कि एक स्केलर अपना जो डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यहाँ मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन कुछ भी नहीं रहता यहाँ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एक स्टूडेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो स्कूल को जाने के लिए वो अपने फ्रेंड की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो फिर घूम के उधर जा रहा है, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जो शॉर्टकट के वे से आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये एग्जाम्पल का पॉइंट दे सकते हैं। और एक कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, फोर्थ की, जो डिस्टेंसेस रहते हैं उसका वैल्यू कभी भी पॉजिटिव रहता है। कभी भी आप देखिए डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव रहता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसा रहता है, कभी कभी पॉजिटिव भी रहता है, कभी कभी निगेटिव भी रहता है, और कभी कभी तो जीरो भी रहता है। सर्कुलर पाथ में हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सर्कुलर वही पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो जीरो होता रहता है, ये हमने देखा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप डिफरेंस बता सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का हमें पता है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में जा रहा है, तो क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस क्या रहता है, अनइक्वल रहता है, और टाइम तो वही रहता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके। और क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते, एक एग्जाम्पल, एक कार यूनिफॉर्म में बोल सकते, कार रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, तो विदाउट चेंजिंग इन स्पीड एंड इट्स स्पीड, कोई भी चेंज, उसका स्पीड कुछ भी नहीं चेंज करते हुए वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट रोड पे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन बोलेगी। और नॉन यूनिफॉर्म में वही एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कार रनिंग ऑन अ रोड विद डिफरेंट स्पीड, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल टाइम, कभी कभी ट्रैफिक आता है तो रुक जाती है, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी कम होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल आएगा। और क्या बता सकते हैं, हमने उसके बाद देखा था, ग्राफ देखे थे, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता है फॉर्म यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आता है, वो ऑलरेडी हमने देखा है वो। लेकिन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका शेप अलग ही आएगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। तो ये सिंपल आप डिफरेंस बता सकते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 हमें दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो कि एग्जाम्पल है वो मैं लास्ट में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या दिया है हमें, कंप्लीट द सेंटेंसेस दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम दिया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है सिंपली। तो फर्स्ट क्या दिया है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज दैट डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने डिफरेंस में देखा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड वाला देखिए, डी एक्सेलेरेशन इज अ डैश डैश एक्सेलेरेशन, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ चुके। डी एक्सेलेरेशन किस एक्सेलेरेशन को बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलेरेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, बॉडी क्या होती है, डी एक्सेलेट होते हैं, मतलब क्या होती है, डी एक्सेलेट मतलब स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज स्पीड हम किसको बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलेरेशन को बोलते हैं, इसीलिए हम निगेटिव एक्सेलेरेशन बोलेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या दिया देखिए, व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा देखा है, उसमें क्या चेंज होता है, वेलोसिटी जो रहती है कभी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो रहता है, बॉडी जब भी जो बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है चेंजेस एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में होती रहती है, लेकिन उसका जो यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या दिया है, ड्यूरिंग कोलिजन दैट डैश रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी हमने देख चुके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम ऑफ क्या, सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अभी कौन सी भी दो बॉडी कोलाइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दो बॉडी के फोर्स एक्सर्ट्स हो जाएगी एक बीच के, दोनों के बीच में। तो फोर्स एक्सर्ट हो जाए तो हमने वो बड़ा सा डेरिवेशन देखा है, वहाँ एक m1 u1 लेना है, m2 u2 लिखना है, और वो सब डिराइव करके हमें फाइनल में इक्वेशन आता है m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। तो इक्वेशन क्या बताता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन जो था मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। तो ये कोलिजन में होता है ना, तो यहाँ क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन हम क्या बोल सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या दिया है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड्स अपॉन न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हमने एग्जाम्पल लेक्चर में देखा है पहले। क्या होता है, जहाँ वहाँ जब रॉकेट वर्किंग रहता है, रॉकेट की तरफ जो फ्यूल रहता है, फ्यूल जो हम क्या करते हैं, इनसाइड द रॉकेट करते हैं, उसको फॉरवर्ड पुश मिलता है, फॉरवर्ड पुश होता है रॉकेट को, ठीक है। जो फॉरवर्ड पुश क्या करता है, फॉरवर्ड पुश की वजह से क्या होता है, यहाँ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट होता है पोजिशन। तो वो क्या करता है, गैस एग्जिस्ट करता है, यहाँ गैस एग्जिस्ट करता है, तो क्या होता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का है, एक्शन एंड रिएक्शन आ रहा है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। तो ये सिंपल हमने देखा है पहले, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हमें दिया है गिव साइंटिफिक रीजन दिया है, ठीक है।
तो साइंटिफिक रीजन में फर्स्ट वाला क्या दिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इन द ग्राउंड इट्स एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म। तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है, फ्रीली ग्राउंड पे आ रहा है, मतलब क्या होता है यहाँ कांस्टेंट फोर्स एक्ट होता है, लेकिन यहाँ कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटी का फोर्स रहता है। ग्रेविटी का फोर्स क्या रहता है, उसे नीचे खींचता रहता है, उससे नो अदर फोर्स ऑन एक्ट, कौन सा भी फोर्स एक्ट नहीं होता। अगर कोई भी बीच में उसे कैच कर ले तो वो नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा वो बॉल, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। यहाँ क्या होता है, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो ग्रेविटेशनल क्या रहता है, अर्थ का सेंटर की तरफ खींचता रहता है, तो नीचे गिरता है, फ्रीली गिरता है। तो यही रीजन है। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया, सेकंड देखिए साइंटिफिक रीजन क्या है, इवन दो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इक्वल फोर्स है एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, तो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है ऐसे बोल रहे। लेकिन हमें पता है जो रहता है एक्शन और रिएक्शन जो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रहता है। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का एक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट का रिएक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे होता है। सेम ऑब्जेक्ट पे कभी भी वो फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर सेम ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स अप्लाई होते होते हैं, एक्शन और रिएक्शन, तो वो नलिफाई हो जाता है। लेकिन जो एक्शन है वो अलग ऑब्जेक्ट पे होता है, और रिएक्शन क्या रहता है, अलग उस पे रहता है, तो इक्वल एंड अपोजिट रहता है। तो यहाँ क्या होता है, नलिफाई कभी भी नहीं होता। ये इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, इट इज ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। तो हमें पता है, हमने ये देखा ऑलरेडी, मोमेंटम का फार्मूला पता है। मोमेंटम क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी। तो यम तो कांस्टेंट रहेंगे, वी को क्या लिख सकते, जो वी रहता है यहाँ क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है, जो हम न्यूटन सेकंड लॉ में देखा, वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब क्या है, रेट ऑफ, वही फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा लास्ट में इक्वेशन, हमने देखा है ऑलरेडी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। मतलब एफ बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो यम भी बढ़ेगा, यम बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ इस एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, द मास ऑफ क्रिकेट बॉल क्या है, ग्रेटर देन द टेनिस बॉल, ये हमें पता है। तो इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसका फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम बता सकते ही कि कौन सा स्टॉप रहेगा, टेनिस बॉल स्टॉप करने, क्रिकेट बॉल से स्टॉप करना ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमें दिया है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। तो ये हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म क्यों रहता है, वेन उसका स्पीड रहेगा, उसका डायरेक्शन डज नॉट चेंज, कभी भी उसका स्पीड और डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। तो द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका स्पीड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा। तो जीरो, हर एक टाइम पे वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उसका डायरेक्शन भी चेंज करे तो उसका क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, जीरो रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, उसको रेस्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टेक 5 एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो कोई भी एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आपने, मैंने बहुत सारे पढ़ा है एग्जांपल, आपको बोल सकते हैं कि हम ट्री को शेक किया तो क्या होते हैं, तो लीव्स ऑफ द ट्री, उसके जो फ्रूट्स जो रहते हैं वो नीचे गिर जाते। ये नीचे क्यों गिरते हैं, बिकॉज इनर्शिया ऑफ क्या होता है, रेस्ट बिफोर शेकिंग फ्री। तो शेकिंग करने के पहले इनर्शिया रहता है, शेक करने के लिए वहाँ वो रहता है, लेकिन वो हम उसे शेक करते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्री वॉज शोक, तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है और फिर वो रेस्ट में आ जाता है, वो इनर्शिया की वजह से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। जब हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। अभी जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और विथ सेम ग्राउंड क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन देता है, पुश करता है, हमें फॉरवर्ड करता है। तो हम बैकवर्ड पुश करते रहते हैं और ग्राउंड से नीचे पर तो हम वॉक कर सकते हैं। ये भी हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। और बहुत सारे हम बोल सकते हैं, बाइसिकल चला रहे हम, बाइसिकल चला रहे, और कार भी, मान लीजिए हमारे पास एक बाइसिकल है और हमारे पास कार है, और अगर हमने बाइसिकल को पुश किया और कार को भी पुश किया, वो सेम फोर्स से, तो बाइसिकल क्या हो जाएगा, बाइसिकल है वो ग्रेटर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और कार है क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये हम कर सकते, ये भी न्यूटन्स लॉ का एग्जांपल पूछ सकते। तो बहुत से और एक एग्जांपल बोल सकते कि हम
कोई भी टेबल में से बुक लेना है तो हम वो ले सकते हैं ईजीली, लेकिन हमें टेबल को ही पुश करना है या टेबल को ही उठाना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी न्यूटन्स लॉ के एग्जांपल है। तो अलग अलग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसके बाद भी क्वेश्चन 7 है जो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन वो भी हम क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल और क्वेश्चन 3 अभी क्या करेंगे स्क्रीन पे देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 में हमें एक दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्या फर्स्ट टेबल में क्या दिया है, यू का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है और टी का वैल्यू दिया है, तो वी का फाइंड करना है। और उसमें सेकंड सब क्वेश्चन में बाकी सब वैल्यू दिए है और यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हमें इसमें पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो अभी फर्स्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है हमारा इक्वेशन है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, u इज इक्वल टू 2 दिया है, उसके बाद a इज इक्वल टू 4 दिया है, t इज इक्वल टू 3 दिया है। तो हमें v फाइंड करना है। तो v कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू कितना दिया है हमें 4 और t का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो 2 प्लस 4 इंटू 3 मतलब कितना आया 12 आया। तो v का वैल्यू कितना आया हमारा 14 मीटर पर सेकंड। ये किसका वैल्यू आया, v का वैल्यू आया। और सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, सेकंड सब क्वेश्चन में यही वैल्यू है सब, बस हम u का वैल्यू हमें फाइंड करना है। उसके बाद a का वैल्यू हमें 5 दिया है, t का वैल्यू हमें 2 दिया है और v का वैल्यू 20 दिया है। तो वही इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू हमें दिया है तो 20 हम लिख लेते हैं। u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, u निकालना है। a इंटू टी, ए का वैल्यू कितना दिया है हमें 5 दिया है, a का वैल्यू हमें 5 दिया है और t का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। तो 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या है u है, u निकालना है प्लस 10। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10 और इसका यूनिट क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा इस टेबल में 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टेबल था। अभी सेकंड टेबल में देखिए क्या दिया है, सेकंड में वही दिया है, सेकंड इक्वेशन यूज करके हमें करना है। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में क्या दिया है, u का वैल्यू दिया है 5, उसके बाद a का वैल्यू हमें दिया है 12 और t का भी वैल्यू दिया है 3 और यस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। बस इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यस इज इक्वल टू यू टी, यू मतलब 5 इंटू टी का वैल्यू क्या है हमें 3 प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या है 12 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ये डायरेक्टली लिख लेंगे। तो हमें कैलकुलेशन करना है, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 इंटू 12 मतलब 12 का हाफ करना है, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 इंटू 9 क्या आ जाएगा 9 इंटू 6 क्या आता है 54। तो 54 प्लस 15 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 69। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 69 मीटर। ये क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू 69 मीटर। अभी सेकंड सब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है हमें। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें यू का वैल्यू दिया है 7, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, टी का वैल्यू हमें दिया है 4 और यस का वैल्यू हमें 92 दिया है और हमें यहाँ ये का वैल्यू फाइंड करना है, यही इक्वेशन यूज करके। तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। यस का वैल्यू हमें दिया है ऑलरेडी, तो 92 इज इक्वल टू यू टी, यू का वैल्यू क्या दिया है 7 इंटू टी इंटू 4 प्लस हाफ ए को जो फाइंड करना है और टी स्क्वायर क्या है 4 है मतलब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं 92, 7 इंटू 4 क्या है 28। अभी 16 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 इंटू 8 आ जाएगा। तो 8a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 92 माइनस 28, 92 माइनस 28 तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 4 1 9 माइनस 2 64 आ जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8, लेकिन इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा टेबल क्या बन जाएगा, यहाँ 69 आ जाएगा और ये यहाँ क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड टेबल देखते हैं। थर्ड टेबल में देखिए वही, अभी थर्ड इक्वेशन यूज करके लिखना है हमें। तो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं पहले, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
अभी वी स्क्वायर ये हमें वैल्यू दिया है, इसमें से हमें क्या क्या वैल्यू दिया है देखिए, यू का वैल्यू हमें दिया है 4, उसके बाद ए का वैल्यू हमें दिया है 3 और वी स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया है 8 और उसके बाद अपना यस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करेंगे वी स्क्वायर का मतलब कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 इंटू 2as, 2 इंटू ए कितना है 3 और यस का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है इंटू यस, तो ए क्या आ जाएगा 64, 16 प्लस 2 इंटू 3s मतलब 6s आ जाएगा। ठीक है, तो 6s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो यस का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा जो कि मीटर में है, यस इज इक्वल टू 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन था, सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें यू का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद ए का वैल्यू हमें दिया है 5, यस का वैल्यू हमें दे चुके 8.4 और वी स्क्वायर हमें 10 दे चुके। ठीक है, अभी क्या करना है डायरेक्ट पुट करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, यहाँ वी इज इक्वल टू 10 दिया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अभी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है इंटू 2as, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू यस का वैल्यू हमें क्या दिया है 8.4 दे चुके हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 इंटू 8.4 क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 84 बच जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 84 आ जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है यू करना है, तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारा टेबल में क्या आ जाएगा, पहले टेबल में यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8 आ जाएगा और नीचे के टेबल में 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 था हमारा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एग्जाम्पल दिए है, अभी उसका फर्स्ट ए एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्जाम्पल में हमें क्या दिए देखिए, एन ऑब्जेक्ट moves 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, 12 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकंड, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड हमें पूछा है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो स्पीड का फार्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हमें 3 डिस्टेंस दिए 3 टाइम दिए, तो d1 लिखेंगे, d1 इज इक्वल टू 18 मीटर लिखेंगे, d2 इज इक्वल टू 22 मीटर लिखेंगे, d3 इज इक्वल टू कितना दिया 14 मीटर लिखेंगे, और क्या दिया है हमें टाइम दिया है, टाइम t1 लिखेंगे 3 सेकंड, t2 भी 3 सेकंड और t3 भी 3 सेकंड। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब क्या है d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वैल्यू पुट करना है, अभी डायरेक्ट पुट करते हैं 18 प्लस 22 प्लस 14 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 4 1 1 1 2 3 4 5 54 आ जाएगा डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 6, लेकिन इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड क्योंकि ये स्पीड है। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो मास दिया है एक्सेलरेशन दिया है, कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स का फार्मूला यूज करके अभी फोर्स निकालना है। उसके बाद इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, तो वही फोर्स यूज करके दूसरा एक मास दिया है 24 kg, तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ये पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या m1 का वैल्यू दिया है 16 kg और यहाँ a का वैल्यू क्या दिया है a1 लिखते 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें क्या करना है f फाइंड करना है, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन सिंपल है, तो F मास का वैल्यू कितना है यहाँ 16 kg, 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा यहाँ 48, लेकिन ये फोर्स का यूनिट क्या आता है न्यूटन आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, तो हमें क्या दिया है m2 इज इक्वल टू हमें 24 kg दिया है, तो हमें एक्सेलरेशन a2 निकालना है
और फोर्स क्या है, वही फोर्स हमारा पुराना वाला, फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन निकालना है। तो वही हमें फॉर्मूला यूज करना है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बस यहाँ हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। एफ का वैल्यू कितना दिया है हमें, 48 दे चुके हैं ऑलरेडी, हमने फाइंड किया है, और ये 24 है, तो ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 48 न्यूटन फोर्स का, और सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, अ बुलेट मूविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 90 ग्राम। यहाँ हमारे बुक में 900 ग्राम दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये 90 ग्राम है। द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, डिटरमाइन द वेलोसिटी। तो हमें यहाँ क्या किया है, मास दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है, स्पीड ऑफ बुलेट दिया है, मास ऑफ प्लैंक दिया है, और स्पीड ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्लैंक भी दिया है। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो m1 क्या बोलेंगे हम, 10 ग्राम दिया है, तो ग्राम दिया है तो इसे हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो हमें 3 जीरो हमें पीछे करना है। ठीक है, तो 0.010 ये क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा m1 का वैल्यू। उसके बाद u1 का वैल्यू क्या दिया है हमें, 1.5 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, उसके बाद m2 का वैल्यू क्या दिया है, देखिए m2 का वैल्यू भी 90 ग्राम दिया है। ठीक है, तो 90 का भी करेंगे, 90 इंटू 10⁻⁻3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.090 केजी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए U2 क्या बोला है यहाँ, द बुलेट्स गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक, या देखिए द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब U2 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ v1 और v2 ये सेम ही रहेगा, जो कि हम क्या कंसिडर करेंगे, v कंसिडर करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, अभी v1 v2 सेम ही है तो v कॉमन लेंगे और m1 प्लस m2 ऐसे वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करना है डायरेक्ट हमें। तो m1 का वैल्यू क्या है हमारा, 0.010 इंटू u1 का वैल्यू क्या है हमारा 1.5 प्लस m2 का वैल्यू क्या है हमारा 0.09 इंटू u2 का वैल्यू क्या है हमारा, u2 का वैल्यू को तो 0 है। उसके बाद v तो जो हमें फाइंड करना है, और m1 प्लस m2 मतलब 0.010 प्लस 0.090 ये हमें निकालना है v यहाँ से। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, 1.5 इंटू 0.01 फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले ये फाइंड करेंगे 15 इंटू 2 150 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 2 3 0 यहाँ 4 0, तो 1 2 3 और एक 0, तो 0.015 इसका क्या आ जाएगा 0.015 ये आ जाएगा इस साइड में। उसके बाद ये 0.9 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v, अभी इसका 0.01 है ये। ठीक है, प्लस 0.09 ये सम करेगा तो ये 0.10 आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटू v में है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 0.015 डिवाइडेड बाय 0.10 आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो v का वैल्यू यहाँ हमारा आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये वेलोसिटी हमारा आ गया जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकंड, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकंड एंड 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकंड। तो व्हाट इज आवर स्पीड, वही फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा वही करना है हमें।
तो हमें वही दिया है, पहले डिस्टेंस दिया है, d1 इज इक्वल टू दिया है 100 मीटर, d2 इज इक्वल टू 80 मीटर और d3 इज इक्वल टू 45 मीटर दिया है। और टाइम भी दे चुके हैं, टाइम क्या दिया है, t1 इज इक्वल टू 40 सेकंड्स दे चुके, t2 इज इक्वल टू 20 सेकंड दे चुके और t2 इज इक्वल टू 45 सेकंड दे चुके और t3 इज इक्वल टू 20 सेकंड दे चुके। तो वही एवरेज स्पीड निकालना है हमें, सिंपल। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम, एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम। तो एवरेज डिस्टेंस कितना आएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, तो 100 प्लस 80 प्लस 45 डिवाइड बाय एवरेज टाइम, 40 t1 t प्लस t2 प्लस t3, 40 प्लस 45 प्लस 20। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 प्लस 80 180 प्लस 45 225 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 40 प्लस 20 60 प्लस 40, यहाँ क्या है 40 प्लस 45 85 95 100 आ जाएगा वैल्यू। तो 100 वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 2 जीरो निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा पॉइंट, तो 2.25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि हमारे बुक में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, जो कि गलत है। आंसर एक्चुअल क्या आ जाएगा, 2.25 मीटर पर सेकंड आएगा, यूनिट जो गलत हुआ है उसमें। तो इसी के साथ ये लॉज ऑफ मोशन पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।